दिन रात लगा हुआ हूँ और बच्चों में बहुत ही अच्छी से अच्छी वीडियो यहाँ पर डालने की कोशिश करता रहूँगा। तो प्लीज़ अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 आपकी क्लास 12th का, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आखिर सॉलिड होता क्या है। तो बच्चों, जो सॉलिड है वो एक स्टेट ऑफ मैटर है। देखिए, मैं आपको पढ़ाने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरा जो लेक्चर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए कॉमन है और मेरे लेक्चर में आपको जो भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर आपके नोट्स दिखाई देंगे। आपको स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से अपनी नोटबुक में मेरे नोट्स को नोट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैं दोनों लैंग्वेज में आपके यहाँ पर क्लास 12th का पूरा सिलेबस, क्योंकि लास्ट जो हमारे वीडियो थे उनमें जो कोरोना की वजह से बहुत कम सिलेबस था वो हमने कवर किया था। लेकिन बच्चों, अब हम एनसीईआरटी सिलेबस जो कि ऑल ओवर इंडिया में और बहुत सारे स्टेट में और यहाँ तक कि सेंट्रल बोर्ड यानी कि सीबीएसई में मान्य होता है, हम उस सिलेबस की यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का मेरा पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। देखिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं सॉलिड के बारे में कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड किसे कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड कब होता है। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर गिवन है। देखो बच्चों, सबसे पहले सॉलिड होता क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, सॉलिड जो है वो एक मैटर की स्टेट है, यानी कि पदार्थ की अवस्था है। ए स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्था, वो एक सॉलिड है। आपको मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर, जो बेसिक स्टेट ऑफ मैटर हैं वो 3 होते हैं। हालांकि कई किताबों में कई टीचर्स 5 भी बताते हैं और बिल्कुल 5 स्टेट ऑफ मैटर 5 होती हैं, मना नहीं है, लेकिन 3 बेसिक स्टेट ऑफ मैटर्स होती हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। पहली जो कि आपके सामने है वो है सॉलिड, और दूसरी जो कि आपके सामने है वो है लिक्विड, और तीसरी जो कि आपके सामने है वो है गैस। आपको गौर से देखिएगा, इनमें कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ एक कंटेनर में, एक पात्र में कुछ पार्टिकल दिखाए हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, क्लोज होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, क्लोज होते हैं। लेकिन 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 आप यहाँ गौर से देखिए, सॉलिड के अंदर पास पास हैं पार्टिकल, लिक्विड में दूर दूर हैं, और गैस में पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। और बस इसी के बेस पर हम यहाँ पर इनको सॉलिड, लिक्विड, गैस। बच्चों, लिक्विड और गैस जो है वो हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके होते हैं। जिन बच्चों ने 11th क्लास नहीं पढ़ी है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 11th के टॉपिक भी मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूँ। बिल्कुल नए टॉपिक होंगे, बिल्कुल नए टॉपिक होंगे, नए चैप्टर्स होंगे और कंप्लीट चैप्टर होंगे। साथ ही साथ कुछ कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम की क्वेश्चंस भी, कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम की क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ बच्चों। तो बच्चों, अब मैं आपको सॉलिड के बारे में पर्टिकुलर बताने वाला हूँ कि व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड होता क्या है। तो सॉलिड की डेफिनेशन यहाँ पर है कि इट इज एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि यह एक पदार्थ की अवस्था है, विच पजेज, जो कि विच पजेज रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है दृढ़ता, मजबूती, कठोरता, रिजिडिटी, एंड हैंस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि इसकी शेप भी डेफिनेट होगी और वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है बच्चों। देखिए, सॉलिड एक पदार्थ की वो अवस्था है जो कि रिजिड होती है, दृढ़ होती है, ठीक है, और साथ में जिसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, जिसका शेप यानी कि आकार, वो क्या होता है, वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, नियमित होता है। ठीक है बच्चों, तो उसे हम सॉलिड कहते हैं।
तो आखिर एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, सॉलिड एग्जिस्ट कैसे करता है, सॉलिड का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, वो लिक्विड में क्यों नहीं बदलता, क्या रीज़न है। ऐसा प्रश्न, ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आखिर सॉलिड सॉलिड क्यों है, आखिर ठोस ठोस क्यों है, ठोस का अस्तित्व कैसे है, ठोस का एग्जिस्टेंस कैसे है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या रीजन है कि सॉलिड सॉलिड होता है। देखिए बच्चों, इसके दो रीजन हैं, इसके दो कारण हैं। ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस, दो कारणों की वजह से सॉलिड सॉलिड होता है। इसके पीछे दो कारण ये हैं। नंबर फर्स्ट यहां पर है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, अंतराण्विक आकर्षण बल। देखिए मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, आप सब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, इधर आप ध्यान देंगे कि ये आपके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास क्यों होते हैं, क्योंकि पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज बहुत ही ज़्यादा होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये पास पास आ जाते हैं। इसका मतलब इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी और ये पास पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से सॉलिड जो होता है बच्चों उसमें पार्टिकल पास पास होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं। ठीक है, लिक्विड में यही इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज थोड़ा कम होता है और गैसों में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज नेग्लिजिबल होते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है बच्चों, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ही ज़्यादा होता है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड के अंदर, इसलिए वो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। साथ में एक दूसरा फैक्टर और है, दूसरा रीज़न और है, वो दूसरा रीज़न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नंबर 2, जो कि है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल की खुद की अपनी एक एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल की बहुत सारी एनर्जी होती है, उन सारी एनर्जी का जो सम है वो उसकी थर्मल एनर्जी है। तो थर्मल एनर्जी यानी कि तापीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, उस ऊर्जा का मान, उस एनर्जी की वैल्यू बहुत ही कम होती है रूम टेम्परेचर पर। इनकी पार्टिकल की खुद की एनर्जी बहुत कम होती है, जिसके कारण ये पार्टिकल आपस में पास पास स्थित होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से दूर भग के नहीं जाते। अगर मैं गैस की बात कर लूँ बच्चों, तो गैस के अंदर इनकी थर्मल एनर्जी, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं, उनकी थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो बहुत दूर दूर होंगे। इसकी वजह से गैस गैसियस स्टेट में होती है और सॉलिड सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये एक मेन रीजन है। तो बच्चों हमने अभी आपके सामने सॉलिड को पढ़ा हमने आपके सामने सॉलिड को पढ़ा और सॉलिड को बताया। अब हम बात करते हैं कि आखिर सॉलिड की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगला जो आपका टॉपिक आता है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड यानी कि ठोसों के सामान्य अभिलक्षण। तो ठोसों के सामान्य अभिलक्षण में हम देखते हैं कि हमारा जो पहला अभिलक्षण है वो क्या होगा। पहला जो अभिलक्षण है वो क्या होगा, अभिलक्षण नंबर फर्स्ट यानी कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, हाँ, द सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। द सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसकी शेप भी फिक्स होती है, और उसका वॉल्यूम यानी कि उसका आयतन भी फिक्स होता है, निश्चित होता है। तो ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है और ठोसों का जो आकार है वो भी निश्चित होता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर का ये आप देखिए जो शेप है, जो आपको दिखा है ना, ये फिक्स है, सिलेंड्रिकल, यहाँ पर इसकी शेप है, ज्योमेट्री या जो भी है, तो ये फिक्स है। ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाली है एट द रूम टेम्परेचर। मैं इस रूम में
इस मार्कर को कहीं भी रखूं ये ऐसा ही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। इट मीन्स इसकी शेप जो है वो फिक्स है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितनी जगह घेरता है, इसको आप जहां भी रखोगे ये उतनी ही जगह घेरेगा जितना इसका वॉल्यूम है। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है कि द सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है और ठोसों का आकार भी निश्चित होता है। नंबर सेकंड पॉइंट, they have very small intermolecular distance, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं, उनके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से इनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बहुत ही पास, यानी कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं, आप यहाँ देखेंगे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनके अवयवी कण बहुत पास होते हैं और क्लोजली यानी कि निबिड़ संकुलित होते हैं, एकदम टाइट पैक होते हैं। इनको आप दबा नहीं सकते, इनको आप अच्छी तरीके से, मतलब इनसे हम ये कह सकते हैं, इनको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो अगली प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे कि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर थर्ड यहाँ पर आएगा कि दे आर इनकम्प्रेसिबल, यानी कि ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब है इनको हम दबा नहीं सकते। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि ये लकड़ी का गुटका आपको नजर आ रहा है, ये सॉलिड है। अब इसमें जो पार्टिकल हैं वो बहुत पास है, तो अगर मैं इसको दबाने की कोशिश करूं तो मैं नहीं दबा सकता, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस है, बहुत कम जगह है, इसलिए इनको दबा नहीं सकता। तो जिस पदार्थ को, जिस ऑब्जेक्ट को हम दबा नहीं सकते वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि असंपीड्य होता है। अगला है हमारा पॉइंट नंबर 4, दे हैव हाई डेंसिटी। देखिए जब इनके पार्टिकल पास हैं तो एक बहुत कम वॉल्यूम में ये बहुत ज़्यादा मास इनका होता है, वॉल्यूम कम मास ज़्यादा। देखो D = होता है m/v, ये हम सब जानते हैं। D होता है बच्चों, D होता है m/v। डेंसिटी यानी कि घनत्व बराबर मास यानी कि द्रव्यमान बटा वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिसका वॉल्यूम कम है, मास ज़्यादा है, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब सॉलिड कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा मास आ जाता है कम वॉल्यूम में, ठीक है। आप देखते हो 10 किलो 50 किलो का जो बाट होता है, वजन जो होता है, वो इतनी सी जगह में आ जाता है, ठीक है। हाँ, कई लोग जिम करते हैं, उनको पता भी है, जिम जाते हैं तो 50-50 किलो की प्लेटें होती है, इतनी सी जगह में 50 किलो वजन आ जाता है बच्चों। तो ये बहुत ही बड़ी बात है ना, कि बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज़्यादा मास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट है बच्चों वो है कि दे हैव हाई डेंसिटी, यानी कि इनका जो घनत्व है बहुत ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दे पजेज रिजिडिटी। रिजिडिटी मैंने आपको पहले भी बताया था। रिजिडिटी का मतलब होता है दृढ़ता, कठोरता, मजबूती, हार्डनेस, यानी कि ये इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं, इतने ज़्यादा रिजिड होते हैं कि इनको हम दबा नहीं सकते, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अगला, द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑक्यूपाइज द फिक्स पोजिशन। द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑक्यूपाइज द फिक्स पोजिशन, यानी कि क्या होता है कि जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं, अवयवी जो कण हैं जिनसे सॉलिड मिलकर बना है, ये सारे, ये सॉलिड है और आपका इन पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बोलेंगे इनको, अवयवी कण बोलेंगे। इनकी पोजीशन फिक्स होती है। इनकी पोजीशन क्या होती है बच्चों, इनकी पोजीशन फिक्स होती है। ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन पर है, लेकिन ये अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर क्या करता रहता है, ऑसिलेट होता रहता है। लिखा हुआ है यहाँ पर अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है ना, ऑसिलेट
अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये इधर और इधर ऑसिलेट होता रहता है। ऑसिलेट होने का मतलब होता है वाइब्रेट होना। जैसे मेरी उंगली है, ये इसकी मेन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, ये इधर उधर आपको दिख रही होगी, दिस इज द ऑसिलेशन। इसी तरह घड़ी का पेंडुलम है, अपनी एक जगह पर ऑसिलेट करता है, इट मीन्स पोजीशन फिक्स है, फिक्स पोजीशन के आजू बाजू ये क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। ये इसके पीछे क्या रीजन है, देखो यहाँ पर पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इधर भी अट्रैक्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से ये ऑसिलेट होता रहता है। तो यही रीजन है बच्चों कि सॉलिड होता है। इन सारे रीजन की वजह से सॉलिड के अंदर रिजिडिटी आती है, इन सारे रीजन की वजह से सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, इन सारे रीजन की वजह से सॉलिड होता है। ठीक है बच्चों, तो अगला हमारा, अब हम लेके चलते हैं आपको टाइप ऑफ सॉलिड। तो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर टाइप ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड आखिर कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों मेनली अगर हम सॉलिड की बात करें कि सॉलिड कितने टाइप का होता है, तो मेनली सॉलिड को हमने केवल और केवल दो टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखिए मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पर सॉलिड के टाइप दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, कि जो मेनली सॉलिड है यानी कि ठोस है वो दो टाइप का होता है। पहला तो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम दूसरी भाषा में यानी कि इसका दूसरा नाम है ट्रू सॉलिड। क्रिस्टल या हम इनको बोलेंगे, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना, एक तो वो क्रिस्टलीय ठोस हिंदी में, और इन्हीं का दूसरा नाम है ट्रू सॉलिड यानी कि वास्तविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस या वास्तविक ठोस हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन या ट्रू सॉलिड, और ट्रू सॉलिड लिखा हुआ है। दूसरा आपके पास है अमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन या स्यूडो सॉलिड। अमोर्फस, नॉन क्रिस्टलाइन या स्यूडो सॉलिड, या फिर एक नाम और है जो हम इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं बच्चों, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब, इसमें केवल एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो है ग्लास। मोस्टली ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको टाइप बता रहा हूं, तो आप केवल टाइप पे ध्यान देंगे कि जो सॉलिड है वो दो टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का दूसरा नाम ट्रू सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन का दूसरा नाम अमोर्फस, तीसरा नाम स्यूडो सॉलिड, और चौथा नाम सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड में आपको केवल ग्लास का ही एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों। तो ये था टाइप ऑफ सॉलिड। देखिए हमने अभी आपको सॉलिड, एक सॉलिड की प्रॉपर्टी बताई थी, लेकिन अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन की। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ गया है, हम आपको बताने जा रहे हैं डिफरेंस, कि आखिर सॉलिड में क्रिस्टलाइन क्या होगा, तो फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला जो हम बात करते हैं वो है कि द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर फैशन कंटेनिंग शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो यहाँ पर है, आपको मैंने आपको अभी पढ़ के बताया कि इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यानी कि देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं इनका अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर होता है बच्चों। रेगुलर मतलब एक के बाद एक, बिल्कुल एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, और बल्कि एक छोटी सी जगह में नहीं, शॉर्ट रेंज में नहीं, बल्कि ऑल ओवर क्रिस्टल में, पूरे के पूरे क्रिस्टल में यह व्यवस्था बनी रहती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छोटे रेंज में अगर व्यवस्था बनती है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता बच्चों, वो नॉन क्रिस्टलाइन में रखा जाएगा। हालांकि उस इतने से पार्ट को जहां पर शॉर्ट रेंज में अरेंजमेंट है उसको क्रिस्टलिटिस कहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होंगे वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में पूरे के पूरे क्रिस्टल में अरेंज होते हैं, न कि एक छोटे से रेंज में। अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्रिस्टलाइन होगा। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स आड़े टेढ़े, यानी कि इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता बच्चों, और अगर अरेंजमेंट होता भी है तो केवल एक छोटी सी जगह में होता है। जैसे यहाँ पर आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, गौर से देखिएगा,
ये 4 पार्टिकल यहाँ पर एक अरेंजमेंट में अरेंज है, एक नियमित पैटर्न में जमे हुए हैं, लेकिन इसके बाद सारे पार्टिकल अरेंज नहीं हैं। तो ये नॉन क्रिस्टलाइन हो गया, अमोर्फस हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं वो एक शॉर्ट रेंज में ही केवल रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हैं, और बाकी जगह क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे के सारे पार्टिकल पूरे क्रिस्टल में सब तरफ एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में इनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है, नियमित होता है। तो हिंदी में पहला डिफरेंस क्या हुआ बच्चों कि क्रिस्टलीय सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, उनमें अवयवी कण एक नियमित पैटर्न में पूरे संपूर्ण क्रिस्टल में दीर्घ परास में होते हैं, जबकि उसमें या तो नियमित पैटर्न होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो एक लघु परास में, एक छोटी रेंज में होता है। ठीक है, पहला अंतर आई होप समझ में आया होगा कि क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल लाइन से एक के बाद एक बिल्कुल जमे रहेंगे, और अक्रिस्टलीय ठोस में रेगुलर अरेंजमेंट यानी कि नियमित पैटर्न नहीं होता। इनमें जो पैटर्न होता है वो पूरे क्रिस्टल में समान रूप से होता है, क्रिस्टलीय सॉलिड में इनमें समान रूप से नहीं होता, एक लघु परास के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंस नंबर 2 अगर हम बात करें शेप की, ज्योमेट्री शेप की, तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि क्रिस्टलीय सॉलिड के अंदर सारे पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हैं, तो इनकी शेप भी क्या होगी बच्चों, इनकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, रेगुलर होगी, डेफिनेट होगी। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं अमोर्फस सॉलिड की, यहाँ बात करेंगे अमोर्फस सॉलिड की, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें, तो इनकी जो शेप होती है, इनकी जो आकृति होती है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्रिकल होती है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो अनियमित होती है, इर्रेगुलर होती है। ठीक है बच्चों, डिफरेंस नंबर 3 ये कहता है कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हम क्रिस्टलीय सॉलिड की बात कर रहे हैं कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि अगर हम क्रिस्टलीय सॉलिड को मेल्ट करें, पिघलाएं, तो क्रिस्टलीय सॉलिड एक फिक्स तापमान पर पिघलना शुरू हो जाते हैं। शार्प का मतलब एक निश्चित इनका गलनांक होता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है, निश्चित होता है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रेंज में पिघलते हैं, तापमान की, टेम्परेचर की एक रेंज होगी। मैं समझाता हूँ तुम्हें। जैसे ये क्रिस्टलीय सॉलिड है, इसका तापमान मैंने बोला कि ये टेम्परेचर 453 केल्विन पर ये मेल्ट होता है, और ये होता है 400 से 450 केल्विन, 400 से 450 केल्विन। ये आपका बच्चों अमोर्फस है, नॉन क्रिस्टलाइन है, और ये आपका क्रिस्टलाइन है। तो क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक एक परास में होता है, एक रेंज में होता है, फिक्स नहीं है। 400 से 450 के बीच में कितने पर भी ये पिघल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए नंबर 4 की बात करें, अगर हम बात करें इन दोनों में इनके नेचर की, तो ये जो होते हैं इनमें सारे पार्टिकल अरेंज हैं। तो अरेंज होने की वजह से इनका एक नेचर है बच्चों, जिसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। तो जो क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। हिंदी में मैं बता देता हूँ कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो, ध्यान रखना बच्चों, विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदेशिक प्रकृति के होते हैं। आपको पॉइंट दिख रहा होगा बच्चों, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये समदेशिक, ये विषमदेशिक और ये समदेशिक। आखिर ये विषमदेशिक क्या होता है और समदेशिक क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी बात है, लेकिन मैं इसको अगले वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा। बच्चों, विषमदेशिकता, नॉन आइसोट्रोपिक या अनआइसोट्रोपिक क्या होता है मैं समझाता हूँ। कि अगर कुछ हम किसी एक डायरेक्शन में चलें, हम 2 डायरेक्शन में चलें इस क्रिस्टल में, एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं,
एक इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इस क्रिस्टल के अंदर अगर मैं एक इस डायरेक्शन में स्टडी करूँ, एक इस डायरेक्शन में स्टडी करूँ, तो यहाँ पर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो इस डायरेक्शन में ए बी डायरेक्शन में म्यू ए बी की वैल्यू कुछ अलग आएगी और सी डी में म्यू सी डी की वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो म्यू ए बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू म्यू सी डी। समझना बच्चों, देखिए विषम देशिकता किसे कहते हैं? पदार्थ का वह भौतिक गुण यानी कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू रखती है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग आए, उस नेचर को, क्रिस्टल के उस नेचर को हम एनआइसोट्रॉपी यानी कि विषम देशिकता कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर ये इक्वल आता, हर डायरेक्शन में इसकी वैल्यू इक्वल आती, तो इसे कहते हैं हम समदेशिकता यानी कि आइसोट्रॉपी। तो जो आपके अक्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, वो आपके आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, और आपका जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, वो आपका नॉन एनआइसोट्रोपिक नेचर का होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपिक नेचर, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरीके से इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब आपका पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 आपको दिखाया जा रहा है, दे अंडरगो एक क्लीन क्लीवेज। ये मैं आपको बताता हूं कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं, ठीक है, देखो 5वें पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, 5वां पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं, काटते हैं, ये आपका कोई सॉलिड है और मैंने इसको यहाँ से काटा, यहाँ से काटने के बाद आपको बिल्कुल ही एक प्लेन सरफेस, आपको एक प्लेन सरफेस यहाँ पर मिलेगी बच्चों। आप इसको किसी भी कॉर्नर से काट सकते हो, आपको एकदम प्लेन सरफेस यहाँ पर देखने को मिलती है बच्चों। तो इस तरीके से आपको एकदम प्लेन सरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इसको कट करोगे एकदम प्लेन सरफेस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनको जब आप काटोगे तो आपको कुछ इस तरीके की यानी कि खुरदुरी, रफ सरफेस आपको देखने को मिलती है। तो इनको जब काटते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो एक क्लीन क्लीवेज आपको नजर आती है। लेकिन जब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया जाता है तो वहां पर इरेगुलर कट आपका नजर आता है। ठीक है बच्चों, तो अगला पॉइंट है हमारा छठा पॉइंट। छठा पॉइंट 6 पॉइंट ये कहता है कि देखिए दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, जैसा कि आपको बताया है कि मैंने टेम्परेचर के बारे में बताया था अभी आपको कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पर ये मेल्ट होना शुरू कर देते हैं, एक फिक्स तापमान पर ये पिघलना शुरू करते हैं। इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है, मैंने आपको बताया था, इसी से रिलेटेड होती है हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की ऊष्मा। तो इनकी जो गलन की ऊष्मा है, हीट ऑफ फ्यूजन है, वो भी फिक्स होगी, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो फिक्स नहीं होती है। अगला है आपका, देखिए पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, दे डू नॉट हैव स्मूथ कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व यानी कि जब हम इनको ठंडा करते हैं तो देखिए स्मूथ कूलिंग कर्व, दो कर्व आपको मिलते हैं क्रिस्टलाइन में और नॉन क्रिस्टलाइन में। तो ये भी बच्चों टेम्परेचर से रिलेटेड है। कूलिंग कर्व क्या होता है? शीतलन वक्र इसको बोलते हैं हिंदी में। तो जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का कर्व निकालोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का गलनांक फिक्स होता है, तो इनका जो कूलिंग कर्व आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन जबकि अगर हम बात करें नॉन क्रिस्टलाइन की, ये तो आपके क्रिस्टलाइन है, ठीक है, और ये आपका अमोर्फस है, ठीक है। तो अमोर्फस का जो ग्राफ आता है, कूलिंग कर्व आता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से आता है। पहले ऐसे, ये टेम्परेचर डाउन कर रहे हो आप धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जो कूलिंग कर्व आएगा पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरीके से इसका कूलिंग कर्व आएगा जमने का, ठीक है। तो यहाँ से ये पहले गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, इस तरह कन्वर्ट होता है। तो इनका जो कूलिंग कर्व आता है वो डिसकंटिन्यूअस आता है, स्मूथ नहीं आता।
किनका? अमोर्फस का। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका कूलिंग कर्व एकदम स्मूथ आता है। अगला लास्ट एंड फाइनल, अगर हम बात करें, मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहा जाता है, जबकि जो आपके नॉन क्रिस्टलाइन हैं, जो अमोर्फस हैं, उनको हम ट्रू सॉलिड नहीं कहते बल्कि स्यूडो सॉलिड कहते हैं। इनको हम स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और देखिए बच्चों, मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एनसीईआरटी के पोर्शन को आपको समझाऊं, क्योंकि मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और दूसरी बात बच्चों, मैं बहुत ही आपको फिर बताने वाला हूँ कि अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उन्हें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात बच्चों कि आज हमने यहाँ पर क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अंतर पड़ा है। देखिए बच्चों, हर एक स्क्रीन के बाद मैं आपको हिंदी मीडियम के भी स्क्रीन यहाँ पर दिखाऊंगा, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं वो हिंदी मीडियम से नोट करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम से नोट करेंगे। यानी कि मेरी इस वीडियो में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को नोट्स लिखने में कोई परेशानी भी नहीं होने वाली है बच्चों। तो अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर कहूँगा कि प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल के लिंक को आप शेयर भी करें ताकि कई बच्चों का फ़ायदा हो सके। दूसरी बात बच्चों, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में, और इसी क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के नेचर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर हमने जो जो प्रॉपर्टी यहाँ पर स्टडी करी हम उनको विस्तार से हम उनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में नई टेक्निक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।